ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हाइट बैलेंस वाला, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि येलो हो जाते हैं फोटोज या फिर टिंट आ जाती है, फिर एडिटिंग में एक्स्ट्रा टाइम निकाल देते हैं। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बताइए, पहले तो पैंडेमिक और ये सिचुएशन में कैसे चल रहे हैं आप, कैसे चल रहा है काम? चल रही वेडिंग वगैरह नॉर्मली। पर जैसे फ्रीक्वेंट जैसे पहले, मतलब पैंडेमिक या लॉकडाउन से पहले जैसे काम होते थे वैसे ही हो रहे हैं आपके साथ की कुछ? नहीं, बहुत इफेक्ट तो बहुत आया है। हम्म। लिमिटेड लोग हैं तो उस हिसाब से। हम्म, कम हो रहा है। हाँ। ओके ओके ओके। तो कुछ अपने स्टार्टिंग के बारे में बताइए ना, लाइक जब मैंने जो जो आपका देखा 1998 का आपका स्टूडियो का, तभी से स्टार्ट हुआ था। तो कैसे स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, और आप तब आपकी उम्र कितनी थी, कैसे जर्नी रही है आज तक? तो मेरे बर्थ के 1 ईयर बाद स्टार्टिंग की थी पापा ने, ओके। खुद का भी। हम्म। उससे पहले फर्स्टली पापा की मैरिज से स्टार्टिंग हुआ था, उसी टाइम उन्होंने कैमरा खरीदा था। ओके। वो उन्होंने किसी और को बोला था, लेकिन वो लास्ट टाइम पे आ नहीं पाया। हम्म। तो फिर उन्होंने खुद परचेज करके फिर तब से काम स्टार्ट किया है, तो आज तक चल रही है यार। ओके। हाँ। मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि ऑप्शन नहीं था कुछ करने के अलावा, और वैसे आपकी स्टोरी स्टार्ट हो गई ये इंडस्ट्री में। हाँ। तो आपने, आपको मतलब फोटोग्राफी की, एक होता है ना कि एक पैशन नहीं बोलूंगा लेकिन एक चाहत, आपको कब लगा कि फोटोग्राफी करना चाहिए? फिर पहले तो पापा की हेल्प की तरह जाते थे साथ में, हम्म। उनकी हेल्प कर लेता था। हम्म। फिर मैं यहाँ से नियर बाय उदयपुर है, हम्म। राजस्थान, हम्म। वहाँ पे वर्क पढ़ाई करता था। तो वहाँ से लोगों के साथ, वहाँ पे जो लोकल स्टूडियो उनके साथ गया 1-2 बार, तो वहाँ से फिर लग गया अब तो यही करना है। हम्म। और स्टार्टिंग ये कौन से किस साल की बात है जब जब ये आप स्टूडियोज के साथ काम करते थे? स्टूडियो के साथ तो मैं लगभग 5th-6 स्टैंडर्ड में था, मतलब आप अप्रोक्स मान लो 2006, 5-6 अराउंड, वेरी नाइस। तब तक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत लंबा आपका सफर रहा है आज तक, बहुत लंबी जर्नी आप कर रहे हो। हाँ, मैं कम से कम 10 या 12 साल का था तब से स्टार्टिंग कर ली थी लगभग मैंने। और आपका जो मैंने अभी जो लोकेशन देखा है, तो ये लोकेशन एग्जैक्टली कौन से स्टेट में आता है, और आपका आप सर्विस कौन से एरिया में प्रोवाइड करते हो वेडिंग फोटोग्राफी की? सर्विस तो मोस्टली मैं इंदौर, हम्म। यहाँ उदयपुर एंड बांसवाड़ा लोकल एरिया में। ओके ओके। तो वहीं पे बेस्ड है, इसके अलावा आपने बाहर कभी शूट्स किए हैं इसके अलावा? बाहर तो शूट मैंने इंदौर वगैरह में करता हूँ, हम्म। उज्जैन में मैंने वेडिंग की है, अभी रिसेंटली मंदसौर जा रहा हूँ 1 से 4 को। ओके ओके। अरे वाह, अरे वाह। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्योंकि लॉकडाउन के ऐसे समय पे आप ट्रैवल कर रहे हो और एक शादी में जा रहे हो, इसके लिए सेफ। वेडिंग कंटिन्यू है ही, बीच में गैप रहा है थोड़ा, बाकी तो। सही है, सही है। तो अ, अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि आपने, मतलब मेरे से भी आप सीनियर हो, बहुत पहले से आप तो फील्ड में हो, फैमिली आपकी उसी फील्ड में है, तो इसके लिए नॉलेज भी आपको ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो एक आपके एंगल से जानना चाहता हूँ कि जब स्टार्ट आपने किया था, जब आप अपने पहले वेडिंग में गए थे, तो वो कौन से टाइप, कौन सा वेडिंग था फर्स्ट, और सेकंड कि वो वेडिंग में आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े थे, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ था या फिर क्या हुआ था? टाउन से करता हूँ, तो यहाँ टाउन है छोटा सा ये, हम्म। जहाँ मैं वर्क करता हूँ, हम्म। मेन जो शॉप है मेरी। हम्म। जब स्टार्टिंग थी तब तो बहुत ट्रेडिशनल वर्क, भीड़ भाड़, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, हम्म। ऐसा क्राउड रहता है यहाँ पे ओके। वेडिंग में। हम्म। वहाँ पे मेन तो फ्रेम बनाने सबसे बड़ा चैलेंज रहता है लाइटिंग के हिसाब से, क्योंकि हम्म। यहाँ गाँवों में मोस्टली टेंट रहते हैं, वो रेड कलर वगैरह के रहते हैं, तो कलर हम्म। सेट करना। मैम, मंडप मंडप जैसे टेंट होते हाँ। हैं। हाँ हाँ। वो क्या पूरे रेडिश रहते, तो पहले निकॉन यूजर था मैं, अभी फिलहाल कैनन यूजर हूँ। ओके। पहले तो ज़्यादा नहीं था, तो कैनन निकॉन जैसे ही वेडिंग के हिसाब से बहुत बेस्ट कैमरा है। हम्म। तो उसमें तो मिल जाता अपने को ऑटो वाइट बैलेंस, और अपने हम्म। हिसाब से
निकॉन कर भी देता, शार्पनेस वगैरह दे देता, लेकिन कैनन में बहुत दिक्कत आती थी। कैनन में केल्विन सेट करना, उसके बाद वो वगैरह तो। पर फिर कैसे सॉल्यूशन क्या निकाला आपने, क्योंकि रेड रेड वाला जो टिंट आता है फिर फोटोज में। टिंट तो फिर हटाना सीखा मैंने। तो मैंने जब मैं सेकेंड ईयर बीकॉम में था, तब मैं इंदौर में 3 साल के लिए कोर्स भी किया मैंने, 3 महीनों का। तो वहाँ पे भी मेरे को नॉलेज पूरा था, लेकिन टेक्निकली वर्ड्स नहीं पता था हर चीज़ के। ओके। तो मैं वो सब वहाँ पे सीखा। तो उसके बाद अभी अभी भी आप जो वेडिंग्स करते हो उसमें सेम इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं जो आपने। कोई दिक्कत नहीं आती, ना कलर की आती है, ना एक्सपोजर लाइट। ओके। मैं लाइट कैरी करके चलता हूँ। कोडेक्स की एक एडी 400 है और फ्लैश है कोडेक्स का। ओके ओके। तो मेनली आप खुद फोटोग्राफी करते हो कि आप वीडियोग्राफी भी करते हो कि सिर्फ फोटोग्राफी। टोटल वर्क कर लेता हूँ मैं। ड्रोन ऑपरेट करता हूँ मैं, फोटोग्राफी कर लेता हूँ, सिनेमेटिक कर लेता हूँ, वीडियोग्राफी कर लेता हूँ, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। ऑल राउंडर ही हो आप। प्रीमियर प्रो वगैरह, अरे थोड़ा वाह। बहुत आफ्टर इफेक्ट है। पर आपको क्या लगता है कि मतलब एज अ फोटोग्राफर ये, जैसे कि अभी मैंने पूछा कि अभी एज अ फोटोग्राफर आपको ये सब काम अपने को सीखने ही पड़ते हैं, जैसे कि एडिटिंग हुआ, प्रीमियर प्रो हुआ, वीडियो एडिटिंग भी हुआ, तो सिर्फ फोटोग्राफी वो भी टेक्निकली थोड़ा बहुत सीखा हूँ, बहुत कम। बाकी मैं क्या करता था, पहले वर्क बाहर करवाता था, उदयपुर वगैरह में जहाँ पढ़ता था। यहाँ से पहले वेडिंग करके फिर वहीं रहता था, तो साथ में काम ले जाता था। ओके। तो जहाँ रहता था वहीं घंटे 2 घंटे उनके पास बैठता था। फर्स्ट वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वही देखते देखते वीडियो एडिटिंग तो मैं वहीं से सीखा पूरी। ओके। उसके बाद ही प्री वेडिंग वगैरह तो एडिटिंग करनी चालू कर दी। अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसा है कि जो नए फोटोग्राफर्स होते हैं, आपको भी बहुत सारे वेडिंग्स में ऐसे मिले होंगे ऑपोजिट पार्टी के कि भाई नया फोटोग्राफर है या कोई नया, देख के पता चलता है कि बंदा नया है फील्ड में। तो आपको क्या लगता है कि कुछ कोर्स या फिर कुछ ऐसी डिग्री करके ये नॉलेज मिलता है कि प्रैक्टिकल वेडिंग्स करके ज्यादा एक्सपीरियंस आता है। वर्क पे ट्रेनिंग, फील्ड वर्क पे पूरा काम है आपका। डिग्री भी काम नहीं आती है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस कि जिसमें आप ऐसे किसी बिगिनर या नए फोटोग्राफर को मिले और आपने ट्राई किया उसको समझाना, बट कभी कभी समझ जाते हैं, कभी कभी वो उल्टा हो जाता है। अगर नहीं सही कर रहा हूँ, बस वही रहता है। और आपके आपके ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस है कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ आपने सीखा किसी वेडिंग से कि जो आपको आज तक याद है कि ये वेडिंग के वजह से मेरा काम अच्छा हुआ, या फिर ये बिजनेस में ये वेडिंग लिया, ये फोटोग्राफी के वजह से मेरे को ये पता चला कि ऐसे में काम अपना चेंज कर सकता हो या ऐसे कर सकता हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस। हर वेडिंग में मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। कुछ बेस्ट, कुछ नया जो मार्केट में चल रहा हो, कुछ ना कुछ। पहले क्या पोर्ट्रेट वगैरह रहते थे, वो एक छोटे से रूम में ले लेते थे। अब मैं प्रिपेयर करता हूँ कि जितना आउटडोर हो, लाइटिंग के साथ, एक्सटर्नल लाइट के साथ जितना भी खेल सको उतना खेलो। और मेनली आप गोडॉक्स AD400 यूज करते हो और फ्लैश। फ्लैश। ओके ओके। और फ्लैश। और वेडिंग के एल्बम्स डिजाइनिंग का आप खुद ही करते हो कि आउटसोर्स, कैसे होता है आपका वो प्रोसेस। जैसे बाहर रहता हूँ मैं। नहीं, मेरे को वो प्रोसेस बताइए, मतलब जैसे कि एक वेडिंग शूट होने के बाद डेटा आपके पास आ जाता है, फिर प्रोसेस कैसे होता है, मतलब सिलेक्शन का या फिर एडिटिंग का और डिलीवरी तक आप कैसे करते मोस्टली तो आजकल सबके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, लैपटॉप वगैरह। और क्लाइंट भी ऐसे है ही कि जो जिनको सब नॉलेज है, तो मोस्टली उनको पेन ड्राइव वगैरह में या हार्ड डिस्क में डाटा कॉपी करवा देते हैं वेडिंग के 10 दिन के अंदर अंदर। तो फिर उनको जैसे सफिशिएंट टाइम मिलता है उनके बिजी शेड्यूल में से, वो सेलेक्ट कर लेते हैं अपने। उनको एक फिक्स अमाउंट दे देते, टारगेट इतने फोटो आपको सेलेक्ट करने पैकेज के हिसाब से। बस तो लगभग कितने होते हैं, लगभग कितने फोटोज आप सिलेक्ट करवाते हो। मैं 420 फोटोज का टारगेट रखता हूँ, जिसमें 2 एल्बम देता हूँ 30-36 के। ओके ओके। एवरेज 7 to 8 शीट पर शीट चलता हूँ। ओके ओके। उसमें एक एल्बम 12x36 का देता हूँ, एक 18x24 का देता हूँ। ओके ओके। तो वो पैकेज पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली कैसा पैकेज बना रखा है। और एक अभी चीज जो आपने पहले की आपकी फोटोग्राफी जो पहले स्टार्ट आप जब ने किया था तब की एक स्टोरी से मेरे को एक क्वेश्चन याद आया कि
जब स्टार्टिंग का वो टाइम था कि जब कैमरास इतने अपडेटेड नहीं थे जैसे कि आज है, तो हाँ, क्या मतलब वो आपको इजी लगता था, वो अच्छा था कि अभी का अपग्रेडेड होने के बाद क्या डिफरेंस आपको लगता है इसमें? डिफरेंस तो पहले कैनन के 3200 जो मॉडल था डी, हम्म उसमें क्या आईएसओ ज्यादा बढ़ा नहीं सकते थे, 800 से ज्यादा ले नहीं जा सकते थे। हम्म तो उस टाइम के शटर स्पीड के साथ खेलना ही पड़ता था, शटर स्पीड 80 वगैरह करनी पड़ती थी, 80-60। हम्म तो हम्म वो 80-60 करते ही वही फिर मोशन ब्लर होता था, हम्म तो वो दिक्कत बहुत आती थी। हम्म जैसे मूवमेंट वाला कोई भी प्रोग्राम हो तो हम्म थोड़े बहुत शेक आते ही थे हम्म फोटोज हम्म में। हम्म आजकल आए तो 3200 6400 तक ले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक्सटर्नल लाइट यूज करते तो अपन शटर स्पीड 300-400 भी 1/300 1/400 रख सकते हैं। हम्म तो क्या मोशन भी प्रॉपर मिलता है, फोकस हम्म भी प्रॉपर मिलता है, हम्म और ग्रेन्स भी नहीं आते फोटो में। हम्म और क्लाइंट्स में आपने क्या डिफरेंस देखा है? कि क्योंकि ये पॉडकास्ट में जो इसमें जो क्वेश्चन थे वो सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए नहीं, पर थोड़ा सा क्लाइंट्स के हिसाब से भी मैं पूछता हूँ कि जब पूरा डाटा क्लाइंट पे डिपेंड करता है। हम्म फोटोग्राफी जितनी भी अच्छी हो, कोई इतना इफेक्ट नहीं करता जितना क्लाइंट बेस करता है। क्लाइंट जितना अपने साथ फेमिलियर होगा वैसा उनको डाटा आपको मिलेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मतलब क्लाइंट जितना ओपन अप होगा, जितना फ्री माइंडेड रहेगा, उतना फोटोज भी उतने अच्छे आएंगे, ऑब्वियसली। और क्लाइंट्स के बारे में एक कॉमन चीज, मैं जितने भी अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो बहुत बहुत बार मैंने ये टिपिकल एक सुना है कि पेमेंट्स के इश्यूज बहुत बहुत बार फेस करने पड़ते हैं क्लाइंट्स के साथ अपने को। तो आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा है, या फिर आपने वो ये सॉर्ट करने के लिए या फिर ये अच्छा करने के लिए क्या किया? अभी तक बेटर ही रहा है ऐसा। हम्म बहुत किस्मत से एक दो क्लाइंट मिल जाते हैं, हम्म वो तो उसका तो कुछ हो भी नहीं पाता है। हम्म एक किस्मत से एक दो क्लाइंट ऐसे मिलते हैं, हम्म बाकी बहुत कम रेयर केस में ऐसा हो पाता है। और मेरा ऐसे भी नहीं, मैं एडवांस पे बहुत कम वर्क करता हूँ। ओके मैं पूरा मैं काम के साथ पेमेंट लेता हूँ, ओके, इसलिए मतलब कभी पूरा ऐसी दिक्कत आई भी नहीं है। पर ऐसे अभी जो नए, पकड़ लीजिए कि ये अभी इंटरव्यू जो भी कोई नया। वैल्यू भी बन चुकी है तो लोग ऐसे आते ही नहीं कि जो पैसे ना दे पाए। हाँ तो हाँ। पैकेज भी इतना स्टार्टिंग है, 55,000 to 60,000 पैकेज स्टार्टिंग है। तो जो ना दे पाए वो तो पैकेज प्रिपेयर करते ही नहीं है। हम्म। पहली बात तो ओके ज्यादा दिक्कत नहीं आ पाती। ओके। मेरे को अभी आपका कैसा है कि आपका बहुत पहले से एक ब्रांड बन चुका है, मतलब आपके एरिया में, या फिर बहुत सालों से है वो, इसके लिए एक नाम आपका बन चुका है। तो मेरे को ये पूछना है कि जो नए फोटोग्राफर्स या नए लोग जो अभी कर रहे हैं, अभी अगर किसी ने स्टार्ट किया है, तो वो लोग जब स्टार्ट करेंगे तो ये पेमेंट के ये इश्यूज क्लाइंट के साथ कैसे मैनेज करे, कि कैसे क्लाइंट के साथ ये सब डिस्कस करे और कैसे सॉर्ट करे? तो चलो, एक तो रूल बना दो 25-50-25 का। हम्म एक बेसिकली हम्म एडवांस बुकिंग के टाइम 25% ले लो, हम्म जैसे रिसेप्शन या विदाई कंप्लीट होते आप 50% फिर ले लो, और टोटल काम देते टाइम आप 25 फिर ले लो। ऐसा एक आप कर सकते हो, इसलिए आपका 75% अमाउंट आपका फिक्स हो ही गया। ओके। अगर आगे का पैसा ना दे तो भी, हम्म या फिर आप फोटो सिलेक्शन के लिए देते हो तो उनको या तो पोर्ट्रेट ना दो, फेरे की फोटो, हम्म वेडिंग फेरे जो होते हैं उसके फोटो में से अलग फोल्डर में से दो। वो फोटो क्लाइंट तक जाने नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट सिलेक्शन के जिससे लिए क्या मेरे वो को तो क्लाइंट लगता है दूसरे के पास जा ही नहीं पाएगा ना, एल्बम बनवाने वगैरह कुछ ऑब्वियसली भी। ऑब्वियसली। और क्लाइंट सिलेक्शन के लिए मेरे को लगता है कि रिसेप्शन के फोटोज अगर सिर्फ क्लाइंट को दे देंगे सिलेक्शन के लिए, तो आई गेस कि वही नेसेसरी होते हैं, बाकी के फोटोज तो हम लोग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, लेकिन बेसिकली बाद में प्रॉब्लम आती ही है, या तो उनको पेमेंट देने में कुछ प्रॉब्लम हो तो, या फिर कुछ भी हो तो वो फिर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट निकाल देते हैं, हमको ये नहीं रखना था या हमको ये रखना था। तो मैं फिर यही करो कि क्लाइंट, हर फोटो क्लाइंट के आंखों से निकले। आप या ऐसा आपके पास टाइम हो तो आप साथ बैठो, हाँ मेरे को इस फोटो की नेसेसरी है मेरे एल्बम में, तो आप रखो अगर क्लाइंट ना भी बोल रहा हो। लेकिन मैंने तब तक क्लाइंट को ही बोलो कि आप पूरे फोटो सेलेक्ट करें। ओके ओके। क्योंकि बहुत बार मतलब मैंने खुद स्टार्ट किया था 2013 में। तो 2013 से मैं वेडिंग फोटोग्राफी में हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ। तो मैंने एक एक्सपीरियंस किया था कि क्लाइंट को जब मैं सिलेक्शन देता था, सब नहीं, पर जैसे आपने कहा कि किस्मत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, तो थोड़े क्लाइंट्स ऐसे होते थे कि उनको सिलेक्शन के लिए दो तो वो 2-3 महीना निकाल लेते थे बिजी हो बोल के,
और फिर एक बार सिलेक्शन आने के बाद वो एक हफ्ते के अंदर बोलेंगे कि एल्बम हुआ कि नहीं, एल्बम हुआ कि नहीं। तो ये ये एक सिलेक्शन का प्रोसेस क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो जाता है बहुत से न्यू कमर्स को जो नए नए मार्केट में आते हैं। होता है, या तो आप उनके लिए उनको पेमेंट के लिए फोर्स करोगे तो आपको सिलेक्शन करके जल्दी देगा। बराबर, मतलब फॉलो अप कंटिन्यूसली, मतलब जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं जिनको फोटोग्राफी वेडिंग फोटोग्राफी करनी है उनको मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब आप करोगे तो फॉलो अप कंटिन्यूसली लेते रहे क्लाइंट का कि बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तो फॉलो अप कंटिन्यूसली अगर लोगे, अच्छे से बात करते रहोगे, कंटिन्यूस टच में रहोगे, तो आई फील कि काम भी अच्छा होगा और आपका रिलेशन भी मेंटेन रहेगा। और बेस्ट आप जाओ फील्ड में तो आप ये ट्राई करो कि नया क्लाइंट कौन सा आप बना पाए अपन। न्यू अगर किसका एंगेजमेंट रिसेंटली हुआ उनसे फेमिलियर हो जाओ, उनको फ्रेंड वगैरह बनाओ, अपना काम दिखाओ, कंटिन्यू इससे टच में रहो। आपके सर प्रोसेस कैसे है, मतलब आप अभी जो अभी आपका नाम है, आपके पास वॉक इन क्लाइंट्स आते हैं वो तो है ही, लेकिन आप जब वेडिंग में जाते हो तब आप कैसे क्राउड के साथ मिक्सअप होते हो और क्या क्या जरूरी है एक नए फोटोग्राफर के लिए? नए फोटोग्राफर के लिए मेन रिस्क तो इतना है कि आप क्लाइंट के सामने ऐसा फील कराओ कि आप अपन बेस्ट हो, सामने वाला हो फोटोग्राफर उससे भी अपन बेस्ट है ये फील कराने की कोशिश करो। इक्विपमेंट यूज करो, ऐसा डाटा निकालो, उनके साथ इतना फैमिलियर फनी हो जाओ कि आपसे वो इंटरेक्ट करे, सामने वाले फोटोग्राफर से करे ही ना। जैसे ब्राइड, अपन ब्राइड की साइड है तो ब्राइड ग्रूम के साथ ऐसा फनी या ऐसा रहो कि वो उसके फोटोग्राफर को खुल के अपने साथ ही करे। मतलब एक फोटोग्राफर के फोटोग्राफी स्किल से भी ज्यादा वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो और सेकंड और एक पॉइंट था मेरा कि अगर कोई नया, आप अभी स्टूडियो इतने सालों से चला रहे हो, इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ एक्चुअली, कि अगर कोई नया फोटोग्राफ वेडिंग फोटोग्राफी में कोई बंदा आता है तो वो अपना पैकेज कैसे डिसाइड करे कि कितना पैकेज मैं रखूँ? पैकेज तो एरिया वाइज और अपनी कॉस्ट, मेनली तो अपनी कॉस्ट तो निकलनी ही चाहिए। तो बेसिकली मैं जहाँ कवर करता हूँ वहाँ पे उनका पैकेज मेरे से 50% है, मेरा जो पैकेज है उनसे। तो लेकिन आप ऐसा काम दो, या तो फर्स्टली तो पैकेज आप अगर ऐसा हाई दे रहे हो तो आप उनको ऐसी फैसिलिटी दो, वर्क दो, तो आपके पास क्लाइंट आएगा ही आएगा। ओके। या फिर आप न्यूली हो तो फिर आप पैकेज इस हिसाब से करो कि आपका कॉस्ट निकल जाए और नए क्लाइंट बनते रहे उस पैकेज के हिसाब से। मार्केट में जमना तो पहले तो आपको वर्क ऐसा करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा कमाने का न सोच के क्लाइंट बेस पहले सोचना है कि किस पैकेज से अपने को क्लाइंट मिलेगा। बराबर। आप स्टार्टिंग में ये सोचोगे कि मैं इतना प्रॉफिट ले लूँ इस ट्रेडिंग से, इतना दूसरी से प्रॉफिट ले लूँ, तो नेक्स्ट टाइम आपका वर्क अच्छा नहीं होगा तो वो क्लाइंट नहीं आएगा आपके पास। लेकिन आप फील्ड में वर्क करोगे तो आपका काम भी अच्छा होता रहेगा और अपन पैकेज धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, अपना काम जैसे अच्छा होता रहेगा। आपको एक्सपीरियंस इस बात का भी होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या फंक्शन होने वाला। आपको अगर फैमिली नहीं बोले आपको ये फंक्शन होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको रेडी होना चाहिए, नहीं तो आप उस प्रोग्राम को मिस कर लोगे। छोटे मोटे बहुत सी रस्में होती है, ट्रेडिशन बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनका अपने को नॉलेज रहना जरूरी है और जिनको कैप्चर करना भी जरूरी है। बस तो वो मोमेंट का पहले बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या प्रोग्राम होगा, फेरे होंगे तो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैंने अभी जो एक फोटोग्राफी कोर्स भी स्टार्ट किया है बेसिक वेडिंग फोटोग्राफी के लिए, उसमें मैं ये वही मेंशन कर रहा हूँ कि मैं खुद जो करता था कि कोई भी वेडिंग अगर हो, भले वो मैंने ऑलरेडी वैसे टाइप के वेडिंग्स किए हो, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि वो वेडिंग में जाके मैं पहले पूछ लूँ 1 दिन पहले 2 दिन पहले क्लाइंट को कि क्या क्या ट्रेडिशंस आप करने वाले हो, कौन सी रस्म। परमानेंटली व्हाट्सएप पे अपडेट रहता हूँ, नेक्स्ट क्या है, कितने बजे टाइमिंग है, रहेगा आपका। या तो आप पहले जाके बैठ जाओ तो भी अपने को ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आजकल के अगर सिनेमेटिक हो, कैंडिड हो, तो आपको पहले जाके 1-2 घंटे पहले जाके वहाँ पे प्रिपरेशन इक्विपमेंट सब जमाना जरूरी है। पहले था नॉर्मल ट्रेडिशनल फोटो वीडियो होते थे,
तो फिक्स टाइम पे जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आजकल लाइटिंग सेटअप है, पोर्ट्रा लाइट लगवानी है, अम्ब्रेला लगवानी है, तो उसके लिए आपको आधे से 1 घंटा पहले जाना बहुत जरूरी हो जाता है लोकेशन से। नहीं तो क्या एक तरफ फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक तरफ अपन अपना सेटअप जमाने में लग जाते हैं, बराबर। तो वो पूरा वो हो जाता है। मतलब और बेसिकली आप आपकी वेडिंग बड़ी हो तो आपको 1 या 2 हेल्पर साथ में रखने चाहिए जो आपको इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखे और लाइट सेटअप वगैरह करे। मैं अपना एक हेल्पर पूरा साथ लेके ही चलता हूँ परमानेंटली वेडिंग में। उसका काम कोई नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट को संभालना है और लाइट वगैरह सेट करना है। बढ़िया है। तो वही है कि इससे मतलब अभी ये जो डिस्कशन किया इसमें भी जैसे आपने कुछ पॉइंट्स बोले, तो इससे यही मेरा विजन है कि इससे कोई जिसको नया स्टार्ट करना है वो एटलीस्ट ये बेसिक्स तो क्लियर करके जाए वेडिंग कोई भी शूट करने से पहले, क्योंकि किसी और का इम्पोर्टेंट दिन, स्पेशल दिन है जो हम लोग शूट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वो खराब ना करना, ये मेरा ऑल द टाइम यही एक थॉट रहता है कि वो वेडिंग खराब नहीं होना चाहिए। वेडिंग मोमेंट कोई भी मिस नहीं होना चाहिए मेन चीज तो। और आपको क्या लगता है कि एज अ बिगिनर, एज अ न्यू फोटोग्राफर, आप अगर किसी को कोई टिप देना चाहो किसी वेडिंग से पहले, तो आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहते हो? एनी 3 टिप्स की ये तो मैंडेटरी चीजें आपको ध्यान में रखनी ही है ऐसे। बेसिकली तो आजकल देखे तो सब ओवर एक्सपोज पे ज्यादा मेनली वर्क करते हैं, जो न्यूली बिगिनर्स होते हैं। उनको क्या रहता है, फेस एकदम लाइट ब्राइटनेस दिखनी चाहिए फेस पे। ओके। जो बर्न एरिया वो बहुत ज्यादा दिखता है, जिसके कारण बैकग्राउंड भी पूरा बर्न हो जाता है। लेकिन आजकल लाइट रूम है, फोटोशॉप है, जो शेडो काटने में बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया फोटोशॉप में। शेडो बहुत अच्छी तरह का, ग्रेन्स भी बहुत कम मिलते हैं अगर बॉडी अच्छी हो अपनी कैमरे की तो एक स्पॉट अंडर खींचने का ही ट्राई करें हमेशा, जो पोस्ट प्रोसेसिंग में आप वो कंप्लीट कर पाओ उस फोटो को। लेकिन आपका ओवर एक्सपोज होगा तो कभी अंडर एक्सपोज नहीं हो पाएगा वो फोटो। लेकिन अंडर होगा तो आप उसको प्रॉपर एक्सपोजर सेट कर सकते हो। ओके ओके, इंटरेस्टिंग। और सेकंड टिप आपकी? सेकंड टिप तो अगर आप कलर बैलेंस ना मिला पाओ तो फास्ट में तो ऑटो वाइट बैलेंस बहुत अच्छे प्रॉपर वर्क करता है, अगर आप केल्विन पे वर्क ना करना चाहो तो। लेकिन मेनली तो आप केल्विन पे करो, अगर मेनली तो बाउंस हो रहता है केल्विन अगर सनलाइट में हो तो आप बाउंस के आसपास ट्राई करो कि कौन सा केल्विन आपके लोकेशन या उसके हिसाब से बैठ रहा है, वरना आप ऑटो वाइट बैलेंस प्रिपेयर करो जिससे आपका फोटो कलर नहीं बिगड़ेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइट बैलेंस वाला, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि येलो हो जाते हैं फोटोज या फिर टिंट आ जाती है, फिर एडिटिंग में एक्स्ट्रा टाइम निकाल देते हैं। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सर थर्ड पॉइंट? मेनली तो आप खुद पोस्ट प्रोसेसिंग करते हो तो आप केल्विन पे खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आउट पे जाते हो दूसरे के घर पे तो वो कितना करता है जितना उसके पास पॉसिबल और टाइम होता है। क्योंकि बाहर जहाँ जैसे अपन एल्बम वगैरह डिजाइन करना है उनका टारगेट रहता है 1 दिन में इससे शीट क्लियर करनी है अपने को, ऑब्वियसली। तो क्या जो अपने को वर्क चाहिए वो नहीं दे पाते। इम्प्रेसिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये चीजें, क्योंकि ध्यान में कोई रखते नहीं है ये, बट क्योंकि ये वाइट बैलेंस का जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली, जब नॉलेज इतना होता नहीं था और ऐसे कोई कोर्सेज भी नहीं थे कि वेडिंग के बारे में अपने को सब कोर्स में डिटेल्स बता देंगे, तो तब मेरे साथ ये हुआ था कि मैं एक्सपोजिंग के लिए गया था एक क्लाइंट के साथ और एक वेंडर के थ्रू, और मेरा वाइट बैलेंस का थोड़ा प्रॉब्लम हो के थोड़े येलोइश फोटोज आए थे, तो मेरे को वो पूरा पोस्ट प्रोसेस करना पड़ा कि सारे फोटोज मेरे को एडिट करके फिर वेंडर को देने पड़े, फिर उसने क्लाइंट को दे दिया ऐसा, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है फिर वो। और आप फ्रीलांसर बोला तो उसको पहले तो फैमिली से पूरा करवा देना चाहिए इंट्रो। नहीं तो क्या होता है, आप उनमें कैमरामैन से जो ज्यादा स्माइल करता है, जिनको कटनेस होती है, क्यूट होते हैं, उनके ज्यादा क्लिक हो जाता है, उसके चक्कर में फैमिली रह जाती है उससे। बराबर बराबर बराबर। तो मेन टारगेट फ्रीलांसर को यही कि फैमिली से इंट्रो करवा दिया जाए। नहीं तो बहुत दिक्कत आती है, मेरे साथ भी 1-2 बार हो चुका है। तो अपन फ्रीलांसर रहते हैं उनको जो मैं अपन कैंडिडेट वगैरह करवाते हैं, जो अच्छी स्माइल वगैरह रहता है उसके ज्यादा कैंडिडेट वैसे भी अच्छे आ जाते हैं नॉर्मल। तो इस हिसाब से मेन फ्रीलांसर को ये इंट्रो करवाना बहुत जरूरी है फैमिली से। आपकी प्रोसेस कैसे होती है जब आप फ्रीलांसर, अभी आप ऑब्वियसली करते ही रहोगे यूजुअली, तो कैसे आप करते हो? फ्रीलांसर में बना तब तक मोस्टली 2 वेडिंग ही लेता हूँ सेम डे की, जिसमें एक मैं रहता हूँ, एक मैं पापा को भेजता हूँ मैं। ओके।
तो वो क्या दोनों टच में रहते फैमिली के बुकिंग के टाइम से ही। तो उनको पूरा आइडिया रहता है कि ये फैमिली मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है फैमिली के लिए। तो वो क्या जो साथ रहते हैं हम, तो उनको बता देते हैं इन पे ज्यादा फोकस करना अपने को। बहुत सही है, बहुत। ये फ्रीलांसिंग का मतलब मैंने भी बहुत बार ट्राई किया है। मैं भी मल्टीपल जब वेडिंग्स देता था, मेरा प्रॉब्लम ये होता था कि जिस वेडिंग में मैं हूँ वो अच्छे से हो जाता था, लेकिन जहाँ पे मैंने फ्रीलांसर भेजा है वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते थे। बस तो एक अपना मेंबर या तो जो हेल्पर भेज रहे हो वो अपना भेजो, वो उनको इंटरेस्ट कर पाए टाइम टू टाइम, या वो मोमेंट चल रहा हो वो आके बैठे हो, क्योंकि फ्रीलांसर के हिसाब से वर्क करते हैं। तो उनको बराबर नोटिस करता रहे वगैरह, तो उनपे भी रहता है प्रेशर कि हाँ मेरे को वर्क करना है टाइम टू टाइम। या फिर आप आउट हो तो उनको टच में रहो कॉल पे टाइम टू टाइम। बहुत बहुत सही लगा। अभी इतनी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है, मतलब एक पता चलता है कि कितना एक्सपीरियंस है, और जो आप बचपन से करते आ रहे हो इसके लिए आप एकदम नॉर्मल बता रहे हो कि ऐसे करो, फ्रीलांसर्स को ऐसे बताओ। बट ये आज के डेट पे बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स ये मैनेज करना, क्योंकि काम बिगाड़ के मेन चीज ये होती है लोगों का टारगेट कि एक दिन में 5 वेडिंग ले लेनी, 7 वेडिंग ले लेनी। तो क्या फ्रीलांसर को भेज देते हैं। उनका टारगेट ये नहीं होता कि मार्केट में जमना है, उनका काम जितना मिले उठाओ। जिसके कारण जो आगे फ्यूचर में जो काम मिलने वाला वो भी नहीं मिलता। और ये वेडिंग जो होती है वो फैमिलियर होती है, फैमिली से दूसरी फैमिली से चला जुड़ जाते हैं अपन उसी टाइम पे। जो अपन वो नहीं तो वो दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है वो फैमिली। मतलब बेसिकली अगर एक वेडिंग हम लोग अच्छे से करके फैमिली के साथ अच्छे से मिक्सअप हो गए तो अपने को मार्केटिंग भी करने की जरूरत नहीं आएगी, वहीं से क्लाइंट्स आ जाएंगे। सही लगा, बहुत बहुत सही लगा मेरे को बात करके। मतलब ऐसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली आप जब बात करते हो अबाउट फोटोग्राफी तब वो दिख जाता है। आप जो बोल रहे थे कि कंफर्टेबल नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को लगा नहीं है ऐसा। आप जब फोटोग्राफी के बारे में बात कर रहे हो तो आप बहुत कंफर्टेबल लग रहे हो। बस में आ गई है। तो कैसा लगा? अभी पॉडकास्ट के बारे में आप बताइए कि आपको ये कैसे लगा, ये कॉन्सेप्ट, या फिर बात करके आज। ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है ये देखे ब्रॉडकास्ट, तो उनको कुछ ना कुछ नया नॉलेज मिलेगा। मैं भी कुछ ना कुछ यूट्यूब करता ही रहता हूँ परमानेंटली। कुछ भी है, कुछ बड़े बड़े फोटोग्राफर जो आउट ऑफ इंडिया के हैं बड़े बड़े, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह लाइट यूज कर रहे हैं, सिंगल लाइट पे कैसे वर्क कर रहे हैं, मल्टीपल लाइट पे कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी रिटेचिंग की टेक्निक क्या है। तो वो क्या मैं भी देखते रहता हूँ। कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है किसी भी चीज में, और ये फील्ड तो ऐसी है कि हर टाइम कुछ ना कुछ न्यू आता ही रहता है। इसलिए उनको फॉलो करता हूँ बराबर, टाइम टू टाइम देखता हूँ। तो सब देखना चाहिए, अपने आप को परफेक्ट नहीं समझना चाहिए कभी भी। और ये फील्ड आई गेस ऐसा ही है कि डे बाय डे कुछ नया सीखते ही रहेंगे इस फील्ड में कुछ ना कुछ। तो सही है। मैंने अभी दूसरा एक मैंने आपके इंस्टाग्राम से थोड़े फोटोज सिलेक्ट किए, 4 फोटोज। तो अगर उनके पीछे कुछ स्टोरी हो, कैसे होता है कि हर एक इमेज के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होता है अपना जब हम बनाते हैं। तो ऐसे मैंने 4 फोटोज निकाले, तो अगर आपको उसमें से कुछ स्टोरी याद है तो उस पे मेरे को थोड़ा सा बता दीजिए। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये मैंने एक इमेज निकाली है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ बिगिनर अगर मैं ये इमेज देखूँ, पकड़ के चलो कि मैं एक बिगिनर हूँ, तो अगर मेरे को ऐसी इमेज करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, और हाउ आई कैन अचीव दिस काइंड ऑफ एन इमेज? ये इस वेडिंग से तो मेरे को कम से कम 20 to 30 क्लाइंट मिले इस वेडिंग से मेरे को। अमेजिंग। जो रिसेंटली अभी 2022 के लिए मैं बुक हूँ, उसमें इनकी वेडिंग से मेरे को कम से कम 3 से 4 क्लाइंट अभी रिसेंटली के मेरे इस वेडिंग के। ओके। ये प्री वेडिंग मैंने एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हैं आप, फ्रेंड के हिसाब से ओके। की थी। इनको डबल एक्सपोजर चाहिए ही चाहिए था इसको। दूसरे फोटो हो कि नो, डबल एक्सपोजर वाला इन्होंने मेरे को एक सजेस्ट किया था, इस टाइप से मेरे को फोटो चाहिए। ये उदयपुर की लोकेशन है अमराई घाट। ओके। वहाँ पे मैंने क्लिक किया था। ये सेम एंगल पे क्लिक किया हुआ है मेनली। तो अगर आपको डबल एक्सपोजर है तो उसके पहले थीम पहले से आपको पहले से फिक्स होनी चाहिए कि मेरे को क्या एडिटिंग के टाइम करना है। वरना डबल एक्सपोजर बहुत रेयर केस में मिल पाता है अपने को। तो बेसिकली डबल एक्सपोजर के लिए आपको फ्रेम सेट रखना है, फ्रेम हिलनी नहीं चाहिए। फ्रेम
आजकल तो फोटोशॉप इतना एक्सपर्ट हो गया कि आपकी फ्रेम थोड़ी सी 19-20 भी हो गया, कैमरा हिल गया तो आपको प्रॉपर सेव करके दे देता है। बट बहुत अलाइन करके ऑप्शन आता है, लोड फाइल इनटू स्टेक करके, उसके अंदर बहुत अच्छा है, जिसमें मैं बेसिकली जो यूज करता हूँ लाइट आउटडोर के लिए, वो सब्जेक्ट की इतनी पास होती है कि वो बैकग्राउंड पीछे का जो रहता है वो नहीं दिखता था, तो मैं हर क्लिक 2 करता हूँ, फिर दोनों को मर्ज करता हूँ। अमेजिंग अमेजिंग। हर मेरी यहाँ पे लाइटिंग यहाँ पे होगी लगभग, जो ये फेस पे है, आपको मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। मोस्टली मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, लाइट एकदम सब्जेक्ट के पास रखता हूँ, AD 400 होने के बाद भी, और सेकंड क्लिक करता हूँ लाइट हटा के। ओके, तो दोनों एक्सपोजर के साथ आप ले लेते हो, एक बैकग्राउंड के लिए और एक कपल के लिए। मैंने और सेकेंडली लाइट के साथ ले लिया। और अच्छा, वो आपने ऐसे दिखाया ये विंडो, मेरे को एक बताइए कि JPG और CR2 दोनों फॉर्मेट्स रखना कितना इम्पोर्टेंट है, रॉ फॉर्मेट भी रखना कंपल्सरी? बहुत जरूरी है। पोस्ट प्रोसेसिंग रो पे ही करता हूँ मैं। ओके, रो पे ही करनी चाहिए, जिसमें आपको बहुत नई चीजें एक्स्ट्रा करने को मिल जाती है। एक तो ग्रेन्स, अपन अगर शेडो हटाते तो ग्रेन्स बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद अपन को बहुत सी छोटी छोटी नॉइज है, नॉइज रिडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से CR2 मतलब रॉ फॉर्मेट ही रखा है। अगर पोस्ट JPG में अगर अपन सेचुरेशन बढ़ाते हैं फोटोज का, तो एक लाइनिंग सी दिखती है अपने को फोटो में, स्काई वगैरह पे कभी भी देखते हैं अपन तो। लेकिन अगर ये अपन रो फोटो पे करते हैं तो वो प्रॉपर मेल्ट होता है, पूरा सेम दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, वो ये आपने ऐसे दिखाया भी स्क्रीन पे, ताकि लोगों को जब व्यूअर्स देखेंगे तो उनको ये भी समझेगा कि CR2 ऐसे फॉर्मेट्स रखने ही होते हैं इसी के लिए। और कोई आप कोई भी एक क्लिक आप सिलेक्ट करके भी बता सकते हो, अगर उसके पीछे कुछ मतलब वो शॉट क्रिएट करने के लिए आपको स्टोरी अगर कुछ रहेगी उसके पीछे। ये क्लिक है, लाइटिंग का यूज अपन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये AD 400 का ऑप्टा है पीछे, इसमें बैक में एज मून क्रिएट करने की कोशिश की थी। एडिटिंग के टाइम अपने को डेप्थ तो बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, डेप्थ ऑफ फील्ड का। लोग क्या करते हैं, स्काई चेंज करते हैं तो जो पीछे सब्जेक्ट शार्प रहता है, पीछे बैकग्राउंड ब्लर रहता है, फिर स्काई जो चेंज करते हैं वो फिर शार्प हो जाता है। तो स्काई को भी इतने अमाउंट पे ब्लर करना बहुत जरूरी है। वैसा इफेक्ट लाने के लिए फोटो में, वैसे ही रखने के लिए जैसे। वेरी नाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये शॉट, मतलब आर्टिफिशियल क्रिएटेड शॉट होके भी एक उसमें एक फील था, एक मोमेंट फील था। ये फोटो है, ये पूरा अगेंस्ट लाइट में लिया हुआ। ये नून 12 o'clock का क्लिक होगा मतलब। ओके, पावर कितनी रखी थी आपने इस पे AD 400 की? बहुत आई गेस 1 फुल पावर। ओके, डायरेक्ट फ्लैश मतलब कुछ डिफ्यूजर कुछ भी नहीं? विदाउट डिफ्यूजर। वाओ वाओ वाओ, ओवर पावरिंग द सन, ऐसे ये शॉट को एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट सिंपल है। अभी आपने जो एक्सप्लेन किया, फुल पावर पे फ्लैश रखना है। फुल फ्लेवर इसका भी चेंज हुआ इस फोटो में, नून के टाइम में ऐसा इसका होता ही नहीं है। नहीं, बट अमेजिंग, बहुत बहुत प्रोफेशनल लेवल का शूट लग रहा है। बहुत जो क्रिस्पीनेस भी है ये शॉट में, जो मतलब क्रिस्पीनेस, एक क्लैरिटी जो दिख रही है, दैट इज वेरी अमेजिंग। आपने इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट किया है ना ये वाला पिक्चर? मैं बहुत कम रेयर केस में पोस्ट करता हूँ कुछ भी। अच्छा। और क्लाइंट को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया पे देख के किसी को हायर ना करे मेनली, क्योंकि वो बेस्ट ही कभी भी अपलोड करेगा, कभी भी अपनी वीकनेस कभी नहीं बताएगा। उसका फील्ड वर्क देख के, उसका फाइनल रो डाटा देख के, फाइनल डाटा देख के उसको कभी हायर करना। एग्जैक्टली। वाओ, 3 क्लिक हैं। वाओ, अमेजिंग। 3 क्लिक को मर्ज करके एक पिक्चर है। ओके, ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा क्यों किया आपने इसमें 3 क्लिक? 3 क्लिक करने का रीजन, मेरे पास लाइट एक ही आउटडोर के लिए AD 400 हाई पावर की, मतलब जो अगेंस्ट लाइट को मेरे को खेल पाऊँ मैं अगेंस्ट लाइट में। इसलिए मैंने फर्स्टली जो लाइट दी वो ग्रूम को दी,
सेम लाइट मैंने गाइड को दी, हम्म। विदाउट लाइट क्लिक हम्म। किया हुआ है मैंने। हम्म। आपको मैं रो दिखाता हूँ उसका। ओके ये दिस टाइप, ओके ओके। फर्स्ट सेकेंड। हम्म। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन में आपको पूरा मतलब जैसे लाइटमैन आपका दिख रहा है वो भी आपको पूरा इरेज करना पड़ता होगा ना? यस, इसके हम्म। लिए फोटोशॉप के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लोड फाइल इनटू स्ट्रेक। ओके। उससे आपको ये दिक्कत नहीं आती कि फोटो का एंगल या ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि बराबर प्रॉपर मर्ज हुआ है कि नहीं फोटो। हम्म। फोटोशॉप ऑटोमेटिक मर्ज कर लेता है फोटो। हम्म। तो ये मतलब प्लगइन एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ता है कि ऑलरेडी फोटो? फोटोशॉप अपने को देता है। ओके ओके बहुत एडवांस हो चुका है अब। ओके ओके। नहीं, ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने बताया कि जो यूजर्स को अपने एडवांटेज वो उठा पाएंगे इसका। वेरी ये नाइस। फाइन। हम्म। वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब बेसिकली लाइट जब भी अगर कोई बिगिनर्स ये लाइट के साथ काम कर रहे हो तो हमेशा मेक श्योर कि आप लाइट ऑब्जेक्ट के क्लोज ही रखो, बराबर ना? बिल्कुल जी। जिससे आप क्वालिटी जो क्लियरिटी मिलनी चाहिए फोटोज की हम्म। हम्म। वो मिल जाएगी अपने को। जितना आप पास में रखेंगे उतना वो शार्पनेस जितना भी। बेसिकली आप शेडो हटाने जाओगे तो इतना क्लियर नहीं आ पाएगा। हम्म। प्लस शेडो हटाते ही पूरे फोटो में शेडो होती है, जितना फेस पे जो चाहिए वो ग्लो पूरे फोटो में आ जाएगा। हम्म। और चेक लेयर का यूज करना भी बहुत जरूरी है फोटो हम्म। एडिटिंग के टाइम। ट्रू ट्रू। मैं बेसिकली 3 चेक लेयर यूज करता हूँ। हम्म। एक सेचुरेशन के लिए, हम्म। एक ओवरऑल लाइट्स के लिए, हम्म। और एक फोटोज पे जो रीटचिंग के लिए। ओके ओके इस फोटो में जो ब्राइड का ड्रेसअप है पूरा प्योर वाइट है, ओके। लेकिन मेरे को कलर के साथ खेलना था प्रॉपर। हम्म। मैंने हम्म। स्काई का, उसके शर्ट का और इसके ड्रेसअप का पूरा कलर कॉम्बिनेशन बनाया, हम्म। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग क्लिक है ओके। 6:30 और वाओ वाओ। तो ये बर्ड्स बर्ड्स जो बर्ड्स का आर्टिफिशियल है? बर्ड्स आर्टिफिशियल है, ओके ओके फॉग वगैरह सब ओरिजिनल है इसमें। ओके ओके ओके। वाओ, बहुत बहुत सही लगा। तो ये भी मल्टीपल इमेजेस थी जो आपने मर्ज की, ऐसा कुछ? मल्टीपल इमेज है। आपको एक जो ये जाली है उसमें एक हल्का सा ब्लैक सा दिख रहा होगा, हम्म। वो उतना मैं हटा नहीं पाया। वो एक लड़की का पैर है बेसिकली, ओके। बहुत माइनर सा दिख रहा है। ओके ओके ओके। नहीं बट वंडरफुल विपुल। 6 to 7 फोटोग्राफ की मैगजीन है इंटरनेशनल, ओके। उसमें पब्लिश हुए वाओ वाओ। पुष्कर फेयर के। उसकी भी मैंने स्टोरी डाल रखी है इंस्टाग्राम पे। ओके आप ओके। ये सब मल्टीपल लाइक हम्म। की हुई है इसमें ये 6 मैगजीन है। हम्म। ओके। लास्ट वन। कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये फर्स्ट क्लिक है मेरा, ओके। सेकंड, थर्ड। हम्म। इसमें भी मल्टीपल लाइट यूज है। ओके ये हमको प्रोवाइड करवाएगी थी लाइट वहाँ पे। ओके ओके। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अभी आज के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत एंड पॉइंट पे हम लोगों की बात हुई एंड आपने बहुत एंड पॉइंट पे हाँ भी बोल दिया कि कर लेंगे पॉडकास्ट। और फाइनली अभी 1 घंटा अपना हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं तो कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और अवेलेबल रहे हम लोगों के लिए, और बिगिनर्स को इतना नॉलेज दिया आपके एक्सपर्टीज से। तो जानना चाहूँगा एक लास्ट कि आपको कैसे लगा आज का ये इंटरव्यू, आज का ये पॉडकास्ट, और कैसे आपको कैसे लगा? नहीं, अच्छा रहा। ये लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कहीं ना कहीं, तो वो कुछ तो नया सीख पाएंगे। ये इसके लिए आपके लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक्स। यू वेलकम। बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ नया और कुछ अलग, कुछ अच्छा कर सके, नॉलेज स्प्रेड कर सके, ताकि
जो इंडस्ट्री के बारे में हम बोलते रहते हैं कि नए लोग आए, नए लोग अच्छे नहीं करते, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि नॉलेज दे देते हैं। अभी जिनको लेना है नहीं लेना है वो उनकी उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग है, लेकिन ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड करें, ऐसा है। तो थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।